लगभग लगभग एक जैसे ही दिए हैं, अंदर से बाहर का भले ही चेंज हो जाए बट अंदर का ऑर्गन्स लगभग लगभग एक जैसे ही हैं। फीमेल्स के थोड़े से छोटे ऑर्गन्स होते हैं और मेल के थोड़े से और ज्यादा डेवलप ऑर्गन होते हैं। तो ये हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर 2 लंग्स होते हैं जिनके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। देखो इसको और ज्यादा समझने का प्रयास करें कि ये कैसे होता है। तो देखो ये लंग्स का स्ट्रक्चर है कि यहाँ से हमने सांस ली, नाक से हमने सांस ली, तो ये हमारी ओरल कैविटी से होते हुए यहाँ पर है ना 2 नली रहती है, 2 ट्यूब रहती है, ऐसा कह सकते हैं। ट्रेकिया, आप यहाँ गर्दन ऊंची करके फील करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा ऐसे फील होगी कि ऐसे कुछ निशान टाइप के फील होंगे। ये ट्रेकिया है, इससे वायु जो है, ऑक्सीजन जो भी हम वायुमंडल से जो ले रहे हैं वो हवा इस नली के थ्रू हमारे अंदर जाती है और इसी के ऊपर एक और नली जुड़ी रहती है जिसका ढक्कन बंद होता है तो सांस अंदर जाती है। ईश्वर ने देखो कितना अच्छा बनाया है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस हमारे ट्रेकिया में ही जाएगी और जब हम खाना खा रहे हैं ना तो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि ट्रेकिया में भोजन चला जाए और उसमें सांस चली जाए। तो कितना इंटरनली प्रोसेस है, ईश्वर ने कितना अच्छे से बनाया। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो गए, ये सिस्टम खत्म ही हो जाए। तो हमारी ये ट्रेकिया है, यहाँ से सांस होते हुए दोनों साइड में 2 ट्यूब और रहती है नीचे जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। दोनों ब्रोंकाई अंदर जाके छोटे छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। जैसे अंगूर के गुच्छे नहीं रहते उस तरीके की संरचना हमारे लंग्स के अंदर रहती है, बहुत महीन संरचना रहती है। आगे चल के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने बताया ब्रोंकस है तो ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स बनेंगे, फिर ब्रोंकियोल से हवा जो है हमारे एल्वियोलाई में जाएगी और एल्वियोलाई से एल्वियोलॉल्स बनेंगे और छोटी संरचना बनेगी और छोटी संरचना बनेगी और लास्ट में हमारा गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स के लिए पल्मोनरी वेंस के थ्रू हार्ट में चली जाती है और पल्मोनरी आर्टरी में ऐसे देखो यहाँ उल्टा सिस्टम चलता है। ज्यादातर सारे बॉडी में ऐसा चलता है कि आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है और वेंस में अशुद्ध रहता है। शुद्ध हम किसको मानते हैं? जिसमें ऑक्सीजन है उसको हम शुद्ध मानते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है उसको शुद्ध मानते हैं। बट यहाँ उल्टा चलता है, जिसमें प्राणवायु वो जा रही है ना इसीलिए उसको पल्मोनरी वेन से जा रही है, तो उसमें ऑक्सीजन है बट वो उसको वेंस बोला है ना, इसमें उल्टा चलता है। तो ये हमारे हार्ट के पास ले जाके छोड़ देती है और हार्ट क्या करता है उसको पंप करता है और ऑल ओवर बॉडी में उसके साथ में न्यूट्रिशन को भी मिला देता है। कैसे? देखो न्यूट्रिशन का अलग से प्रोसेस होता है। कैसे होता है? जो भी हमने खाना खाया है वो मैंने बताया कि ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन उस फूड को पचाती है, पचाने के बाद में वहां से पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में आता है और लीवर फिर हमारा न्यूट्रिशन तैयार करता है, प्रोटीन बनाता है, फाइबर बनाता है, विटामिन बनाता है और उन सबको बनाने के बाद में हार्ट को दे देता है और हार्ट न्यूट्रिशन पहुंच गया, प्राणवायु ऑक्सीजन पहुंच गई और उसको पंप करके इसी से ऊर्जा लेके अपना काम करते हैं और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको वापस से लेके आता है और जिसके पास छोड़ना है उसके पास छोड़ देता है। जैसे लंग्स के पास में हवा है तो हवा वाला ही आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आएगी और हम वापस से जहां से एल्वियोलाई ने मतलब ऑक्सीजन लिया ना वहीं से ही वापस रिवर्स चलता है। सारी चीजें रिवर्स हम सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे हमारा सिस्टम वर्क करता है। सर नेक्स्ट में तो ये जो है देखो जब सर्दी जुकाम होती है, जब सर्दी होती है तो कैसे सिम्टम्स आते हैं, वैसे ही हमारा जब लंग्स फंक्शन करने में अनेबल होता है ना तो कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं।
जाती है, नाक में कंजेशन होने लगता है और फीवर आने लगता है। कितने सारे सिम्टम्स इससे जुड़े हुए रहते हैं, बुखार आने लगती है, और तो और यदि एलर्जी हुई है तो आंखों में से पानी आने लगता है और फेस रेड हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिनके कारण हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यदि ये सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि हम इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। तो देखो, ये जब भी कोई भी बीमारी होती है ना, तो कैसे होती, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है तो बीमारी होती है, गलत चीज अंदर चले जाती है तो बीमारी होती है। अपने आप से कोई भी सिस्टम अंदर से नहीं होता, अंदर से जब होता है दो तरीके से होता है। एक तो हमने यहाँ से एंट्री है सब चीज की, गलत खाया है तो सिस्टम से होते हुए हमारे ऑर्गन्स तक जाएगी, है ना, ब्लड के माध्यम से पूरे ऑर्गन्स तक जाएगी, या हमने जो सांस लिया है उसके माध्यम से गलत चीज अंदर जाएगी तो हम बीमार होते हैं। इनमें ज्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। अभी हमें कोविड-19 ने देखो कितना अच्छा बता दिया कि हम यहाँ से प्रोटेक्शन कर ले तो बीमारियों से बच सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी को पहले से वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, हम उसके कांटेक्ट में आए तो हमारे नेजल के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला गया, तो ये सिम्टम्स इस तरीके के प्रोड्यूस होते हैं। तो आगे से नेक्स्ट वाली स्लाइड। हाँ देखो, इसमें ये समझाने की कोशिश करें कि हेल्दी ब्रोंकियोल्स मतलब अंदर से लंग्स यदि हेल्दी है तो वो कैसा दिखाई देगा, और अनहेल्दी है तो वो कैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा देखने का प्रयास करें। देखो, अंदर वाली जो संरचना है, अंदर मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। हेल्दी ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स के बाद में एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ये इन्फेक्टेड होता है ना लंग्स, तो उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा आ जाता है। तभी तो है ना, जब हमें सर्दी होती है तो कफ की फीलिंग होती है, हमारी आवाज भी बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, तो कफ निकालता है अपने, जब ये इन्फेक्शन होता है इसमें तो ये कफ को प्रोड्यूस करता है। तो यदि यहाँ कफ का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो क्या हमारा लंग्स अच्छे से फंक्शन कर पाएगा? संभव ही नहीं है ना, है ना। तो ये इसमें ये बताने का प्रयास करा है कि जब लंग्स इन्फेक्शन आता है तो धीरे धीरे, जब देखो बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन बढ़ता है तो बॉडी प्रयास करती है उसको ठीक करने का, फाइट करती है। जब फाइट करती है तो क्या होता है? फीवर होता है, बुखार आता है, और हमारी फाइटिंग के लिए हमारे ब्लड में WBC रहते हैं, तो WBC मरने लगते हैं, इसीलिए उनकी संख्या बढ़ जाती है, मरे हुए की संख्या बढ़ जाती है, WBC काउंट बढ़ जाता है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर उसकी एंटीबायोटिक देता है ना। बट हमें एकदम से सब चीजों के लिए एकदम से डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। यदि हम वेलनेस पहले से सीख जाते हैं तो हमें आगे इतनी सारी प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं रहती। यस सर, नेक्स्ट वाली स्लाइड। सूजन आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर से एल्वियोलाई ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होने लगते हैं। देखो और क्या क्या चीजें होती है यदि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। देखो आगे चल के, देखो सर्दी जुकाम वाला प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है, किसी को भी हो जाएगा, 2-3 दिन तक चलेगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी नहीं। गंभीर बीमारी ये है जिनके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ता है, बट इनका भी यदि हम वेलनेस सीख जाते हैं ना तो की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो अस्थमा है, COPD है, और हो सकता है आपके परिवार में किसी न किसी को ये रहा हो, या हो सकता है अभी आप चैलेंज इसके निकल ही रहे हो कि ये चीजें हैं ही सही। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि ये चैलेंजेस क्यों आते हैं। अब ये जैसे अस्थमा है, अस्थमा हो सकता है परिवार में किसी ना किसी को रहा हो, बट कोरोना ने ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे ठीक कर दिए, क्योंकि अस्थमा का मेन कारण होता है जो हम सांस ले रहे हैं उसमें यदि कुछ गलत चला जाता है। ज्यादातर अस्थमा ना एलर्जेटिक होता है, एलर्जी की वजह से। कोई भी हम सांस लेने में डस्ट हुआ, फ्यूम्स हुआ,
कोई एनिमल्स के हेयर वगैरह भी रहते हैं ना, उनसे भी हो जाता है। किसी किसी को परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना, उससे भी हो जाता है। या हवा में कोई पॉल्यूशन होता है, उसके कारण अस्थमा हो जाता है। और या कोई कोई गलत दवाई भी खा लेना, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर्स को नहीं मालूम कि इसको आपको एलर्जी है या नहीं है, वो खा ली तो उससे भी अस्थमा प्रोड्यूस हो जाता है। बहुत सारे लोग दर्द की दवाइयां बहुत सारी खाते हैं, ज्यादातर अस्थमा उसी की वजह से होता है। और बहुत सारे खाने की वजह से भी अस्थमा हो जाता है। गलत खाने की वजह से भी फूड एलर्जी होती है, उसके कारण हो जाता है। या जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं ना, उनको यदि सीढ़ी चढ़ाई जाए ना, सीढ़ी चढ़ के आए तो भी अस्थमा होता है। अस्थमा में होता क्या है वैसे बेसिकली, अस्थमा में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ती है और छाती में बहुत ज्यादा कंजेशन, टाइटनेस फील होने लगती है और एक सीटी जैसी आवाज आती है। हम स्टार्टर लगा के देखते हैं ना, सीटी की आवाज आती। अरे सीटी की आवाज इतनी ज्यादा भी बढ़ जाती है, यदि कोई पास में भी है ना तो उसको सीटी की आवाज आती। इतना ज्यादा परेशान रहता है अस्थमा वाला पेशेंट की, सो तो सकता ही नहीं, बैठ के सांस लेता है। उसको ऐसा लगता है कैसे भी मेरे, क्योंकि एल्वोलाई में जो है सुकुड़ गए अंदर से, एल्वोलाई बिल्कुल सुकुड़ गए, ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं रही। पूरी बॉडी की डिमांड है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, सारे सेल्स तक ऑक्सीजन जाएगी, जब तो ये प्रोसेस हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो अस्थमा में ये नलियां सिकुड़ जाती हैं। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। देखो ये अस्थमा की स्लाइड को इसी में ये शो हुआ है कि हम अंदर जा रहे हैं अंदर से, और सांस लेने में बहुत ज्यादा नलियां सिकुड़ गई है अंदर से, ऑक्सीजन प्रॉपरली ज्यादातर जा ही नहीं पा रही। कफ भरा गया अंदर, म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गया, तो सांस लेने में तकलीफ आ रही है। सर नेक्स्ट। ये देखो ये स्लाइड में ये शो हो रहा है कि हेल्दी, जब हेल्दी लंग्स रहता है तो एक साइड हेल्दी को बताया है कि हेल्दी लंग्स है, एक साइड बताया है कि ये अस्थमा वाला लंग्स है ना। अस्थमा को दमा भी कहते हैं, हिंदी में दमा बोलते हैं ना, दम की बीमारी। बहुत सारे लोग इसको दम की बीमारी के नाम से भी जानते होंगे कि इसमें सांस लेने की जो नलियां है ना, हमारे जो अंदर के एल्वोलाई है वो सिकुड़ गए, उनमें सूजन आ गई, उनमें म्यूकस बलगम कफ बहुत ज्यादा भरा गया। इसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती। क्यों आती? क्योंकि इसके मसल्स एकदम टाइट हो जाते। जो मसल्स है ना, लंग्स की जो मसल्स है वो एकदम टाइट हो जाती है और वहां पर फंक्शन जो करना चाहिए वो ठीक से फंक्शन नहीं हो पाता। तो धीरे लंग्स को तो ऑक्सीजन पहुंचाना ही पहुंचाना है सब जगह, तो बहुत ज्यादा तेजी से वो काम करता है। तेजी से काम करने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, सीटी वाला, रीजनिंग साउंड बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाता है। आई होप अस्थमा को आप क्लियरली समझ पाए होंगे। सर नेक्स्ट। देखो सीओपीडी, सीओपीडी का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये किसको होती है? ये ज्यादातर जो सिगरेट, तंबाकू और ये जो खाते हैं ना, यहाँ से स्मोकिंग जो करते हैं उसकी वजह से होती है। इस बीमारी का तो वो कभी जो ये सिगरेट स्मोकिंग बहुत बचपन से शुरू कर देते हैं ना, उन लोगों को 25-30 साल में खांसी, हमेशा खांसी बनी हुई रहती। वो कहीं भी जाते हैं ना, हल्की सी खांसी बनी हुई रहती। क्यों बनी हुई रहती? क्योंकि अंदर ब्रोंकस में स्वेलिंग रहती, हल्की सी स्वेलिंग रहती। वो कभी भी ना तो वो पूरा ठीक रहता और ना वो पूरा बीमार रहता। उस इंसान को क्या कहेंगे आप कि वो कभी भी उसके लंग्स क्लियर नहीं रहेंगे, उसको हमेशा हल्का सा कफ बना हुआ रहेगा अंदर से। बट उसको ये चीज फील नहीं होती कि मैं पी रहा हूँ या स्मोकिंग कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे लंग्स खराब हो रहे। उसको तो बस मजा आ रहा है पीने में, बस पिए जा रहा है। तो ये क्या होता है कि अंदर हमारे जो लंग्स है ना, उनमें म्यूकस का सिक्रीशन हमेशा बना हुआ रहता है, परसिस्टेंट कफ रहता है उसको। और जैसे लंग्स थोड़ा सा कमजोर होने लगता है तो उनको खांसी आती रहती, बार बार खांसी आती रहती। तो बार बार खांसी का मतलब ये है कि इसको बोलते हैं क्रॉनिक पुरानी बीमारी हो गई है, अब ये ठीक होने वाली नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत उसको थोड़ा सा कभी कभी बढ़ जाती है, थोड़ी कम हो जाती, पर वो पर्याप्त मात्रा में कभी भी ठीक नहीं होती। जो लोग स्मोकिंग और ये पीते खाते हैं ना, उनका देखना कि लॉकिंग ऑफ जॉ हो जाता है, मुंह पूरा नहीं खुलता, मुंह पूरा नहीं खुलता। और तो और हमारी जो वेंस रहती है ना, उनको भी वो सुकोड़ देता है, जिनमें हमारा ब्लड चलता है, ब्लड आर्टरी और वेंस जो रहती है ना,
वो सिकुड़ने लगती है, अंदर से वो सिकुड़ने लगती है, अंदर से वो कमजोर होने लगती है। जो सिगरेट स्मोकिंग और इस टाइप की जो चीजें रहती है उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक हेल्दी लंग्स किस तरीके का सुंदर दिख रहा है और एक अनहेल्दी लंग्स कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा ही सेम है ना, एक पॉलीसिस्टिक जो है होती है, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। उसमें देखो सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, सिस्ट डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण लंग्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ कैंसर में भी होता है। कैंसर में भी क्या होता है कि अंदर कोई एक्सिस बन गया, अब ये तो स्पंजी ऑर्गन है, इसमें कोई एक्सिस बन गया, कोई ट्यूमर आ गया, तो ये लंग्स धीरे धीरे करके खराब होने लगता है। ये कैंसर और ये खतरनाक वाली जो बीमारियां है ना, ये ज्यादातर हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से होती है। हमें करके हमारे कब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे करके इन्फेक्शन जब हमारे अंदर जा रहा है, या जो लोग बहुत ज्यादा जहाँ एनवायरमेंट में ही प्रदूषण बहुत ज्यादा है वहां रहते हैं, उनको तो आदत हो जाती है रहने की, बट उनके अंदर से लंग्स अपने आप धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अंदर से लंग्स अंदर खराब होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन लंग्स कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, कोविड-19 भी एक बहुत बड़ी समस्या रही, सबको पता है कि उसके लिए वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन के बाद में हम इस महामारी से सही हो पाएंगे। तो उसने हमें बहुत सारी चीजें सिखा भी दी कि हमें हमारे प्रोटेक्शन कैसे रखना। एक बीमारी और होती है ट्यूबरकुलोसिस, वो तो आजकल बहुत कम हो गई क्योंकि बचपन में टीका बन गया उसका। टीबी बीमारी पहले बहुत कॉमन हुआ करती थी, ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया रहता है जिसके कारण से टीबी होती है। आज भी चलती है, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में टीबी वाले पेशेंट हैं। और तो और टीबी के आजकल पेशेंट हम महिलाओं में देख रहे हैं कि बचपन में हो सकता है वैक्सीन ठीक से प्रॉपरली नहीं लगा या उसने अपना फंक्शन ठीक से नहीं करा, तो ऑर्गन्स में टीबी हो जाती है, यूट्रस में टीबी निकल रही है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का कॉज आ रहा है। तो शुरुआत कहाँ से होती है इन सब की? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अंदर जाती है ऑक्सीजन, यहाँ से हम प्राण वायु लेते हैं। यदि हम इसको प्रोटेक्शन सीख जाए ना, वेलनेस यदि हम यहाँ से सीख जाए तो बहुत कुछ बीमारियों से हम बच सकते हैं। आजकल देखो अस्थमा के पेशेंट कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी, पहले लोग नहीं जानते थे कि मास्क लगाना इतना इम्पोर्टेंस है। कहीं भी धूल में जा रहे, कहीं भी जा रहे और फिर सांस उठ के आ रही है डॉक्टर्स के पास। तो हमारे पास अभी पेशेंट बहुत कम हो गए कोरोना के बाद से अस्थमा के। एक हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी। कोरोना ने सिखा दिया है कि एकदम किसी के पास मत बैठो, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो और आपको लग जाए। ये हम आज वेलनेस में सीखने वाले हैं कि वेलनेस में हमें ये चीजें सीखना चाहिए कि ये सारा प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो है न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम खा रहे हैं उससे हमारे लंग्स की मसल्स काम कर रही है। तो सारे ऑर्गन्स मसल्स के बने हुए हैं और मसल्स का न्यूट्रिशन क्या है हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। तो बेसिकली देखो, आपको कोरोना में भी पता होगा कि विटामिन सी की गोलियां खिलाई गई थी। सबको विटामिन सी लेना कंपलसरी बताया था कि आप विटामिन सी की गोलियां लीजिए ताकि हमारा लंग्स हेल्दी रह सके। विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी ताकि हमारे वेस्टेज प्रॉपरली बॉडी से बाहर निकल सके। विटामिन डी सपोर्ट करता है सारी चीजों को। तो ये सारे न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, खास सेलेनियम चाहिए। इतने सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है हमारे लंग्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। फ्रूट्स चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए और ड्राई फ्रूट्स भी हमें खाने चाहिए ताकि हमारा ओमेगा 3 वाला जो फंक्शन है वो दोनों तरीके से प्रोसेस हो सके। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा विशेष रोल रहता है लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए। लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज प्रॉपरली करना चाहिए। एक्सरसाइज से एक तो वेस्टेज बॉडी से बाहर निकल जाता है ताकि लंग्स और ज्यादा हेल्दी होता है। हो सके तो यदि जितना संभव हो सके
कार्डियो एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारे पूरी सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके, पूरा सेल वहां से वेस्टेज को बाहर ला सके और पूरा न्यूट्रिशन सेल के अंदर तक जा सके। इसके अलावा हमें वाटर का इंटेक बराबर रखना चाहिए। वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सारी चीजों को अच्छा करने के लिए वाटर का इंटेक जरूरी। तो हमें यहाँ सोसाइटी में सभी को पता है कि हमें हमारा कितना वाटर का इंटेक करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो सब लोगों को सीखना उसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ऑर्गन्स को अंदर से हेल्दी बनाने के लिए। इसके अलावा यदि एकदम से किसी को सर्दी हो भी जाए ना, मान लो कोई बैक्टीरिया अंदर गया है ना, एकदम से एंटीबायोटिक पेन किलर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर को प्रोसेस होने दो ना। उसका खुद का इम्यूनिटी पावर है। कोई भी बैक्टीरिया अंदर गया है ना, तो वो खुद से ही रिमूव करने का प्रयास करती है बॉडी अंदर से। सारे ऑर्गन्स अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से बच्चे को कल मैंने देखा कि उसकी माँ ने ऐसे दूर करा तो वो ऐसे कांपने लगा, और ऐसे सीने से लगाया तो वो ठीक हो गया। तो ऐसे अंदर के ऑर्गन्स भी हमारे ऐसे ही हैं, उनको अपने आप ही ठीक होने का प्रयास करना चाहिए। एकदम से दवाइयां नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। मान लो किसी को एकदम से सर्दी हुई है ना, तो गर्म वाटर से भी थोड़ा रिलीफ लगता है, या गर्म पानी की भाप से भी बहुत अच्छा रिलीफ लगता है। और गरारे करने से सोडियम अपना नमक जो है उसके यदि हम गरारे करते हैं ना, तो उससे भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा यदि और ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो बीटाडीन आता है, बीटाडीन की गार्गल करें आप। और एलर्जी से बचने का प्रयास करें। वो एलर्जी फूड बंद कर दे जिससे एलर्जी हुई है। बहुत सारे लोगों को खाने में कुछ भी ऐसी चीजें आती जिनके कारण तुरंत एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अभी मैंने बताया कि हमारा सिस्टम दो तरीके से फंक्शन करता है। एक तो हम सांस ले रहे हैं उससे होगा, एक हम जो खा रहे हैं उससे होता है। इम्यूनिटी पावर जिनका वीक होता है उनको बार बार सर्दी जुकाम होता है। सबसे पहला साइन यही आता है, जिनका इम्यूनिटी वीक है सर्दी जुकाम सबसे पहले होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके बॉडी ने जो खाया है उसी से ऊर्जा बन रही। तो खुद ही बॉडी अपनी आप ही ऐसे सिस्टम प्रोड्यूस कर लेती है, आईजीएम और इस टाइप की इम्यूनिटी पावर का प्रयास करने लगती है। तो हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी जो भी मैंने ये चीजें बताई ना, ये सारी चीजें रेगुलर बेस पे होती है, तो हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। एक दिन खाने से नहीं बढ़ने वाला है ना। तो रेगुलर बेस पे हम इन सब चीजों को रेगुलर बेस पे लेना पड़ेगा। और जो भी एक स्लाइड्स हो रही थी ना कि एक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कि इम्यूनिटी हेल्थ, ये हमारा एक प्रोडक्ट भी है। यदि रेगुलर बेस पे इसको खाते हैं तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो अब लगभग सारी चीजें कवर हो गई हैं जी। तो आज हमने क्या क्या चीजें सीखी कि एक तो हमें हेल्दी खाना है। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी हमारा किस तरीके से फंक्शन करता है आप सबको समझ में आया होगा। दूसरा, हम इसकी बैलेंस के बारे में जान पाए कि हमने ये सारी चीजों को कैसे कैसे ठीक करना है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग कविता मैम के